नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ठंड भी है, पवन भी है, सब कुछ है। ये अमेरिका है, सब कुछ वर्क, वाइफ और वेदर सब कुछ यहाँ बदल जाता है। चलो, मैंने एक सोचा है कि आज के आपके लिए कोई हिस्टोरिकल बात कहूँ, जो मैंने फेसबुक पर वॉल पर पढ़ी कि गागरोन का दुर्ग दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन व विकट दुर्गों में से एक गागरोन दुर्ग है और प्रमुख जल दुर्ग है। राजस्थान में ज़्यादातर जो दुर्ग है, महल है, वो और वहाँ इतने सारे तालाब, सरोवर हैं, इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और आप देखें, जो भी बना है, जो भी उसमें दुर्ग बने हैं, वो पानी के बीच भी बने हैं, तो वो जल दुर्ग हैं, जिसे झालावाड़ में आहू और काली सिंह नदियों के संगम स्थल सालेम जमी के निकट टोड़ परमार राजपूतों द्वारा निर्मित करवाया गया था। इन्हीं के नाम पर उसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहते थे। और गागरोन दुर्ग भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक दुर्ग है। यह काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। 21 जून 2013 को राजस्थान के 5 दुर्गों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसमें से गागरो दुर्ग भी एक ही है। यह झालावाड़ से उत्तर में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले के प्रवेश द्वार के निकट ही सूफी संत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह दुर्ग 2 तरफ से नदी से, एक तरफ से खाई से और एक तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। कभी इस किले 92 मंदिर होते थे और 100 साल का पंचांग भी यही बना था। यह 3 ओर से आहू और काली सिंह के पानी से घिरा हुआ है। पानी और जंगलों से सुरक्षित यह किला कुछ ही ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसमें वन और जल दुर्ग दोनों हैं। वन और जल दुर्ग दोनों हैं। किले के बाहर यात्री सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के अवसर पर यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है। संत पिपाजी का मठ भी है, जो संत कबीर के समकालीन के रूप में प्रसिद्ध है और किले के पास स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक चला था और डोड राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में निर्माण कार्य करवाया था और 300 साल तक यहाँ खिची राजपूतों ने राज किया। और सीधी खड़ी चट्टानों पर यह किला आज भी बिना नींव के सदा हुआ खड़ा है और किले में 3 परकोटे हैं, जबकि राजस्थान के अन्य किलों में 2 ही परकोटे होते हैं। इस किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। और किले के सामने बनी गिद्ध खाई से किले पर सुरक्षा हेतु नजर रखी जाती थी। और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की, जिसे राजा जैत सिंह खिची ने विफल कर दिया था। 1338 ईस्वी सन से 1368 तक राजा प्रतापराव ने गागरों पर राज किया और इसे एक समर्थ रियासत बना दिया। बाद में सन्यासी बनकर वही राजा संत पीपा कहलाए और गुजरात के द्वारका में आज उसके नाम का मठ है। और 14वीं सदी के मध्य तक गागरों किला एक समर्थ रियासत बन चुका था। इसी कारण मालवा के मुस्लिम घुसपैठियों शासकों की नज़र पर इस पर पड़ी और होशंग शाह ने 1423 ईस्वी सन में इस 30,000 की सेना और कई अन्य अमीर राजाओं के साथ मिलकर गढ़ को घेर लिया और अपने इसे जीत लिया। तो ये हुई उस जमाने के किस तरह ये गढ़ बनाया होगा और किस तरह इतने सालों तक गढ़ बनाने की प्रक्रिया हुई होगी और इतनी ऊंचाई पर इस नदियों के बीच, इस पहाड़ों के बीच वो किस तरह इन लोगों ने
मैं हर वक्त कहता हूँ कि भारत में इतने सारे घर, इतने सारे महल वर्षों तक राजाओं ने बनाए हैं, और किस तरह बनाए होंगे, कितने लोगों ने काम किया होगा, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो आज के ज़माने में हम एक ब्रिज नहीं बना सकते हैं, और जो ब्रिज बनाते हैं वो भी सलामत नहीं बना सकते हैं। तब उस ज़माने में हजारों साल पहले बने इस दुर्ग, इस महल आज तक जीवित है, आज तक अड़िखम है। जैसे लाल किला है, इस ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये और औरंगाबाद का किला है, ये दक्षिण के मंदिरें हैं, इतने सारे मंदिर दक्षिण में हैं, कितने बड़े बड़े, कितने लंबे लंबे मंदिर है, उस पत्थरों से बनाए, एक ही पत्थर में से बना। वो जनता इलरो की गुफाएं हैं, किस तरह बनाई होगी। वो पर्वतों के बीच कहाँ से रंग लाए होंगे, किस तरह से वो सोनपुरा लोगों ने उसको किस सोच के साथ बनाए होंगे, किस सिस्टम, किस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए होंगे, वो हम आज भी सोच नहीं सकते हैं। तब हमें सोचना चाहिए कि उस जमाने में न तो कोई टेक्नोलॉजी थी, न तो विज्ञान था, न तो भाषा की समृद्धि थी, न तो कोई आर्किटेक्ट था, न तो कोई ट्रांसपोर्टेशन था। और इस परिस्थितियों में इन लोगों ने जो भी बनाया, और आज आप देख सकते हैं वह उसको मरम्मत भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह कैसे बनाया होगा वो आपकी सोच पर मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन है। इस देश में इतनी सारी नदियों पर इतने सारे छोटी छोटी, ये नदी देखो, और ये मेरे पीछे ही नदी का किनारा, ये देखो कितनी दूर है, खाली 5-6 फुट, और फिर भी ये टाउन उस किनारे पर है, जिसे आप रिवर फ्रंट अहमदाबाद में कहते हो। ये तो हजारों रिवर फ्रंट हैं, और हजारों रिवर फ्रंट हर नदी के किनारे, छोटी से छोटी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, एक सिटी, एक टाउन बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो किस तरह आज भी टिका हुआ है वो आप सोच नहीं सकते हैं। चलो, कभी कभी हम यहाँ अमेरिका में भी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर उस ज़माने में आए हुए लोग और अभी आए हुए लोग अपने समय पसार करने के लिए क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, पूरा का पूरा टाइम घूमते 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 पसार कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास वक्त है, उसके पास समय है, पसार करने के लिए कुछ है नहीं। तो यही एक ऐसी कहानी जो मैंने सच कहानी पढ़ी, तो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि एक सीनियर सिटीजन ने फेसबुक वॉल पर लिखी थी सच्ची कहानी कि मुझे सेवानिवृत्त हुए 6 वर्ष हो गई है। इंडिया की कहानी है, ये गुजरात की कहानी है, ये पुलिस तंत्र की कहानी है। इस देश में किस तरह से यहाँ कोई पुलिस वाला आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, सीधा मेमो दे देगा, या तो आपकी गाड़ी पर चिपका के चला जाएगा, कोई दलील नहीं करेगा, सिर्फ आप जाकर उसका पैसा चलन भर दो। ये सिस्टम है। यहाँ कोई पुलिस मैंने आज तक रिश्वत लेते हुए कहीं भी नहीं देखा है। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है। अभी मैं बात करता हूँ भारत की एक सेवानिवृत्त इंसान की, गुजरात की बात करता हूँ कि मुझे सेवानिवृत्त हुए 6 वर्ष हो गए हैं। एक बार मैं और मेरी पत्नी कल्याण ज्वेलर्स के अत्याधुनिक शोरूम से 5 मिनट के भीतर बाहर निकल गए। बाहर आकर देखा कि ये क्या है। शोरूम के सामने कार के पास एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी चालान रसीद बुक
लेकर खड़ा था। सोचिए, हम डर गए और उनसे कहा, भाई मुश्किल से 5 मिनट ही हुए हैं, इस बार जाने दो। उन्होंने कहा, सब लोग हमें ऐसे ही कहते हैं, 1000 रुपये का जुर्माना होगा तब समझ आएगा। तो वो सीनियर ने कहा, मैंने कहा, मैं एक सेवानिवृत्त आदमी हूँ, मेरे सफ़ेद बालों पर शर्म आती है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा, आप लाखों की गाड़ी चलाते हो, आभूषण खरीदते हैं और फिर लौट आते हैं, आपकी उम्र को देखते हुए ठीक है, चलो बस मुझे कुछ 100 रुपये दे दो। मैंने पूछा, इन बसों की रसीद? उसने 200 रुपया दे दो। उसने, चलो बस मुझे 200 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा कि इन बसों की रसीद मिलेगी क्या? उसने मना कर दिया, कहा कानून के मुताबिक काम करना चाहो तो 1000 लगेंगे। फिर मैंने, मतलब वो सीनियर ने तर्क दिया, ऐसा क्यों संभव है, मुझे रसीद देनी होगी। और फिर मैंने तर्कों की ऐसी झड़ी लगा दी कि पुलिस बहुत चिढ़ गई और कहने लगी कि आप कानून के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, तो अब मैं आपको कानून दिखाता हूँ। एक शीशा टूट गया है, पीछे की नंबर प्लेट सही नहीं है, पीयूसी लेकिन आपके पास नहीं है, अब जुर्माना होगा 4000 रुपये। यही तो आदत है। मैंने स्कूटर जब मैं लेके जाता था, पार्क करता था, और पुलिस वाले जिस तरह से मेरे साथ बात करते थे मुझे पता है। जाने दो उस बात की। फिर क्या होता है वो आपको सोचने की, समझने की। मैं अपनी पत्नी से पुलिस को यह समझाने के लिए कहा, वापस उनसे भी हुई थी बहस और हंगामा। ऐसे वैसे आधा घंटा हो गया। इतने में सिटी बस आ गई। देखिए अब क्या होता है कि यह इंसान ने क्या किया, वो आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सीनियर हैं, पुलिस को आप पाठ सिखा सकते हैं। दरअसल वो सीनियर ने जो लिखा, सच लिखा कि दरअसल वो कार हमारी नहीं थी। हम बस में चढ़े, पुलिस वाला बेचारा हमें देखता रह गया। अब रिटायरमेंट में समय गुजारने के 1000 तरीके हैं। बोलो वक्त गुजरता है कि नहीं? आपको वक्त गुजारना है तो इसी तरह आप बहस करके पुलिस को उसकी हैसियत दिखा सकते हैं। यही आज का पैगाम है। चलो छोड़ो, मिलते हैं। अच्छा लगे आगे भेजिए, नहीं लगे पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो भी आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से ही मेरा तजुर्बा है अमेरिका का।